students, we are back again with a new lecture for class 12th. As you know, we have finished chapter 2, that is solutions. Now we are starting a new chapter, that is the first unit. Name is the solid state. The name is solid state. In class 11th, you have come to know, you have learned the two states of matter. One is liquid state and another is gaseous state. लिक्विड स्टेट में जहां हमने बात करी विस्कोसिटी की, जहां हमने बात करी बॉइलिंग पॉइंट की, वेपर प्रेशर की, वहीं हमने गैसियस स्टेट में वी हैव कम टू नो अबाउट बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक लॉ, द आइडियल गैस बिहेवियर एंड द रियल गैस बिहेवियर. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द सॉलिड स्टेट. ठीक है, तो यहाँ हम जो बात करेंगे वो सॉलिड स्टेट की बात करेंगे. सॉलिड को अगर मुझे डिफाइन करना हो कि व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज सॉलिड, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई एम फेसिंग कि व्हाट इज द सॉलिड. एक्चुअली सॉलिड इज दैट form of matter that have definite shape and definite volume. I hope you remember that in class 11th we classified matter on the basis of physical properties and chemical properties. When we classify matter on the basis of physical property, we say that matter is of three types: solid, liquid and gas. Solids is that form of matter which has definite shape and definite volume. For example, I will say this marker as a solid. Why solid? Because it has a definite shape. इसके अपने आप में एक definite shape है which is not going to change. क्या ये कभी नहीं चेंज करेगी? बिल्कुल करेगी. अगर आप कंडीशंस को चेंज कर दें, आप इसको गर्म करोगे तो बिल्कुल चेंज कर जाएगी. बट एट द रूम टेम्परेचर आई एम टॉकिंग अबाउट कि इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, है ना. अगर शेप ये है तो वॉल्यूम भी हमें पता है कि इस शेप के अकॉर्डिंग हम मैथमेटिकली फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट कर लेंगे कि व्हाट इज इट्स वॉल्यूम. तो व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. ठीक है, एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि मैटर इज ऑफ थ्री टाइप्स. Generally, matter is of three types. One is your solid, second is your liquid, and third is your gas. तीन मेजरली फॉर्म हम पढ़ते हैं. सॉलिड पढ़ते हैं, लिक्विड पढ़ते हैं, गैस पढ़ते हैं. अब मान लेते हैं आपके पास कोई चीज है, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी या वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी. उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, मींस द क्वेश्चन आई एम फेसिंग इज व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट of any substance. कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जो डिसाइड करती है कि कोई चीज सॉलिड में एग्जिस्ट करेगी, कोई चीज लिक्विड में एग्जिस्ट करेगी या फिर कोई चीज गैस में एग्जिस्ट करेगी. ये हमारा मेन कंसर्न है. तो यहाँ जो मेन कंसर्न है उसके लिए मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी कन्वर्जन पे लेके चलूंगा जो आप डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं और आपके दिमाग में पूरे अच्छे से सेट भी है कि we have solid if you heat this solid converts into liquid. If you further heat this liquid then it converts into gas. ठीक है, solid if you heat this it will convert into liquid
लिक्विड को हीट करेंगे देन इट विल कन्वर्ट इनटू गैस, बट रिवर्स इज आल्सो पॉसिबल. इफ यू कूल अ गैस इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, इफ यू कूल अ लिक्विड देन इट कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड. इससे हम क्या समझ रहे हैं? देख, क्लास 9th में जब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें एक बात पता है कि हमारे दिमाग में एक पिक्चर बैठ जाती है कि सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं, ऐसे कुछ पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे. दिस इज योर सॉलिड. बट व्हाट हैपेंस इफ यू हीट दिस, तो इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, है ना. सॉलिड को अगर आप गर्म करते हैं इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड. व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, वो एक दूसरे को टच नहीं करते. जब वो एक दूसरे को टच नहीं करते तो इसका मतलब है गर्मी की वजह से क्या हुआ, गर्मी की वजह से उनके बीच में सेपरेशन क्या हो गई, बढ़ गई, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई. पहले एक दूसरे को टच करते हैं, अब जो है वो एक दूसरे से थोड़ी सी डिस्टेंस पर है. कब ऐसा हुआ? जब मैंने उसको क्या किया, हीट किया. अगर मैं इसको फर्दर हीट करता हूं तो ये किस में कन्वर्ट होगा, गैस में. अगर ये गैस में कन्वर्ट होगा तो ये जो सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इतने ज्यादा बढ़ जाएगी दैट gaseous molecules are free to move in any direction. As a result, they exert some pressure on the walls of container as well. कि जिस कंटेनर में आपने गैस रखी उसके ऊपर भी वो क्या लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा. तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में. ठीक है. बट अगर आप इसको कूल करें तो डायग्राम रिवर्स हो जाएगा कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स में सेपरेशन बहुत ज्यादा है वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे. जब वो सेपरेशन कम होनी शुरू हो जाएगी, एक स्टेज आएगी व्हेन इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड. फर्दर आप उसको ठंडा करो then there will be a stage when molecules will start touching each other and it will convert into the solid state. क्वेश्चन क्या था कि what are the factors? आंसर क्या है? ये कहोगे सर फैक्टर और ये हाउ कैन यू एक्सप्लेन? तो आंसर देखिए बड़ा सिंपल सा है कि भाई देखो, पहली बात ये हुई, हम कहते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. ठीक है ना. मैटर is made up of very small particles called atoms. Atoms की property होती है that atoms attract each other. Attract each other. ठीक है. एटम्स अट्रैक्ट ईच अदर. जो ये एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कराते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. ठीक है. इंटर मतलब बिटवीन टू डिफरेंट, बिटवीन टू डिफरेंट. मॉलिक्यूलर मींस बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. एटम्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज एक्चुअली द फोर्स बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, है ना. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को अगर डिफाइन करना हो देन दिस इज द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अगर दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच रहे हैं, अगर बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच रहे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कम होगी. अगर बीच की डिस्टेंस कम होगी तो हो सकता है कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए. अगर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, such a strong force of attraction that they attract each other, they touch each other, then it will convert into the solid state. सेकेंड है, अगर थोड़ा सा वीक हुआ तो लिक्विड स्टेट में, और गैस मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे पुअर है. ठीक है. तो हम क्या बात करें, हम बात करें व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिसाइड द फिजिकल स्टेट. तो इसमें जो पहला फैक्टर है, फैक्टर्स में जो पहला फैक्टर है दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. फर्स्ट फैक्टर
intermolecular forces are very strong, then it exists in solid state. कि वो किस में एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड स्टेट में. इसमें ही मैं एक बात कह देता हूं, इफ intermolecular forces are weak, then physical state will be gas. ठीक है, लास्ट फैक्टर पे आ जाते हैं. ये हमने बेस तैयार किया था पहले कि भाई इस क्वेश्चन का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, वो कौन सा फैक्टर है. तो हम क्लास 9 में पढ़ चुके थे कि सॉलिड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. मतलब अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दोनों के इन बिटवीन है तो वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. सेकेंड जो फैक्टर है, एक नया फैक्टर आप लोगों को पढ़ना है अब, दैट इज द थर्मल एनर्जी. थर्मल का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? हीट. इट मीन्स हीट. ठीक है, अब यहां से इसी डायग्राम से मैं समझ सकता हूं कि सॉलिड को अगर हीट किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ. हीट करने से, थर्मल एनर्जी देने से, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट सप्लाई करने से उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई. अगर बीच की डिस्टेंस बढ़ गई तो इट क्लियरली मीन्स कि पहले जब वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करा रहे थे सच दैट कि वो एक दूसरे से टच में थे, अब हीट देने से क्या हुआ? उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं वीक पड़ गया और वो एक दूसरे से दूर हो गए. गैसेस के केस में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना वीक पड़ जाता है दैट दे आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन. तो थर्मल एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट. मतलब इसको मैं डिफाइन कर लेता हूं, एनर्जी दैट इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, कि आपने उसको गर्म किया. तो यहां देखो ना, गैसेस में जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है. गैसेस में एनर्जी क्या है? सबसे ज्यादा है, इसलिए तो वो मोशन में है, और इतने मोशन में है कि गैसेस फैल पा रही हैं. सॉलिड में क्योंकि वो एक दूसरे से स्ट्रांगली अट्रैक्ट करा रहे हैं, वो अगर हिलने की कोशिश भी करेगा तो दूसरा पार्टिकल उसको खींच के पकड़ के बिठा देगा. ठीक है, तो यहाँ पर थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में भी एक रिस्पॉन्सिबल है. या मैं इसमें भी लिख देता हूं कि सॉलिड के केस में थर्मल एनर्जी इज लीस्ट, और गैस के केस में थर्मल एनर्जी इज हाईएस्ट. थर्मल एनर्जी उसके केस में क्या हो जाती है? हाईएस्ट हो जाती है. तो फिर से आ जाओ वापस क्वेश्चन पर कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं फिजिकल स्टेट. दो फैक्टर है. पहला है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो वो सॉलिड फॉर्म में जाएगा. ऐसे ही थर्मल एनर्जी अगर कम है तो वो कौन से स्टेट में आएगा? सॉलिड स्टेट में. इट मीन्स फॉर एनी सब्सटेंस टू exist in solid state, intermolecular forces must be strong and thermal energy must be least. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. और थर्मल एनर्जी कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. तब वो कौन से स्टेट में जाएगा? सॉलिड स्टेट में. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं. थर्मल एनर्जी लीस्ट होने का मतलब है कि उनके बीच में गैप बहुत कम है. तो इसका एक और मतलब है कि ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है और थर्मल एनर्जी है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं. मैं इसको यहां लिख देता हूं कि थर्मल energy is inversely proportional to intermolecular forces.
एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गए, किस में वीक होते हैं? गैस में, तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिससे मॉलिक्यूल्स आर फ्री, ठीक है, फ्री टू मूव। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर वीक है तो थर्मल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ थर्मल एनर्जी बहुत कम है, ठीक है। तो किस क्वेश्चन का जवाब हम लोग ढूंढ के आए कि भाई कौन कौन से फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं फिजिकल स्टेट। नाउ आंसर फॉर मी कि फिजिकल स्टेट को डिसाइड करने के लिए दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दूसरा फैक्टर है हमारे पास थर्मल एनर्जी, और दोनों के बीच में भी एक रिलेशन है, किसका? इनवर्स का, ठीक है। अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ाओगे थर्मल एनर्जी कम हो जाएगी, थर्मल एनर्जी को बढ़ाओगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगे, दोनों में रिलेशन भी इनवर्स का। Some of you may be having some problem of making the notes, क्योंकि वो फटाफट हम लोग साफ कर देते हैं। From now onwards, I will give you some chance कि आप उसको उतार सकें, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। Matter is readable, I hope. Sound is clear, I hope again, because in last few videos, the sound quality was very low as I came to know from the students. But we are trying to improve that. तो मैं यहाँ से हट रहा हूँ, आप इस पॉइंट पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ये सब नोट्स लिख सकते हैं, देन वी विल मूव, ठीक है। आपकी नोट्स की प्रॉब्लम बच जाएगी, वो जो नोटबुक्स हमें प्रिपेयर करनी है वो साथ साथ हम यहीं से मेंटेन करते चलेंगे। तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपने इसको पॉज करके उतार लिया होगा। हम इससे आगे चलें। अगर अब हमें पता चला कि सॉलिड क्या है। सॉलिड इज एक्चुअली दैट फॉर्म ऑफ मैटर which has definite shape and definite volume. अब हम कुछ सॉलिड के टाइप की बात कर लेते हैं। We'll talk about types of solid. मैं यहाँ फिर से लिख लेता हूँ ताकि आपको वो पीछे वाला रिकॉल हो जाए कि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप and definite volume due to strong intermolecular forces and weak thermal एनर्जी, ठीक है, वीक थर्मल एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बड़ा क्लियर कर दूं कि जब हम किसी चीज को सॉलिड का टैग देते हैं कि ये चीज सॉलिड है, तो सॉलिड की वो सब प्रॉपर्टी ऑलरेडी अंडरस्टूड हो जाती है वहां, जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ गए। जैसे सॉलिड डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, सॉलिड के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड की थर्मल एनर्जी बहुत कम है। सॉलिड के केस में अगर हम कहें तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर रिजिड, ठीक है, रिजिड। सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे? रिजिड होंगे। रिजिड का मतलब होता है विच कैन नॉट मूव, ठीक है, विच कैन नॉट मूव। देखो, मूवमेंट दो तरीके की होती है, एक जिसमें आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ से आगे पीछे चलता हूँ तो ये मूवमेंट मेरी रिजिड नहीं है, आई एम मूविंग, आई एम इन द मोशन। बट अब मैं अपने आप की एक पोजीशन फिक्स कर लेता हूँ कि मैं अपने पैर नहीं हिलाऊंगा, लेकिन फिर भी क्या बॉडी में मूवमेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यू कैन मूव लाइक दिस। सॉलिड भी ऐसे ही होता है, सॉलिड के पार्टिकल फिक्स है अपनी जगह पर, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? वो अपनी पोजीशन पर हिल सकते हैं, लेफ्ट राइट जा सकते हैं, आगे पीछे आ सकते हैं, वो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट है, ये हमें सॉलिड के केस में देखने को मिलते हैं कि पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, जो जहां है वहीं रहेगा, बट स्टिल ये अपनी पोजीशन पर क्या करता रहेगा? वाइब्रेट करता रहेगा, ठीक है, क्या करता रहेगा? वाइब्रेट करता रहेगा। तो यहाँ पर अब हम जो आगे बात करते हैं, यहाँ से आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड।
यहाँ पर बात नहीं आ रही होगी। अच्छा, सॉलिड के भी टाइप होते हैं। अरे भाई, इन एवरी क्लास यू लर्न सम न्यू थिंग्स। अब तक आप सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस की बात करते थे, आज हम बात करेंगे कि सॉलिड भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड जो है ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ arrangement of constituents, on the basis of arrangement of constituents मतलब जिससे वो चीज मिलकर बनी है। वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो एटम भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, आयन, मॉलिक्यूल, एटम। तो उसके बेसिस पे मैं फर्दर एक क्लासिफिकेशन बना सकता हूँ। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि क्लासिफिकेशन में भी हम कई क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। जैसे पहली क्या है, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। दूसरी में फिर हम कहेंगे टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट अवेलेबल इन द सॉलिड, वो भी हमारे पास एक आ जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहली जो कैटेगरी है वो है एमरफस सॉलिड, एमरफस सॉलिड, ठीक है। और दूसरा जो है दैट इज योर क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमरफस सॉलिड का एक और नाम होता है ऑल्सो नोन एज सूडो सॉलिड। सूडो, आई थिंक स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है, ये होना चाहिए PSEUDO, सूडो सॉलिड्स। चलिए आप देख लेंगे इसको। PSEUDO, दिस इज सूडो, P साइलेंट होता है, सूडो सॉलिड, ठीक है। सूडो वर्ड का मतलब क्या होता है? सूडो वर्ड का मतलब होता है झूठा, ठीक है। सूडो वर्ड का मतलब होता है झूठा। तो सूडो सॉलिड मतलब झूठे सॉलिड, के रियल में वो सॉलिड नहीं है, दे आर बिहेविंग लाइक सॉलिड, ठीक है। या इसका एक और अल्टरनेट नेम होता है, दे आर ऑल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। इस नाम से आपको काफी कुछ हिंट मिल जाएगा। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब एक्चुअली दीज आर लिक्विड, बट क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिडिफाई हो सकते हैं, इसलिए हम लोग उनको कह रहे हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ठीक है। एक्चुअल में लिक्विड बट रूम टेम्परेचर पे दे बिहेव एज सॉलिड, तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सूडो सॉलिड। तो एमरफस सॉलिड कहूं मैं, सूडो सॉलिड कहूं या सुपर कूल्ड लिक्विड कहूं, मेरे लिए बात सेम है। ऐसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक और नेम होता है ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू सॉलिड, मतलब ये जेन्युइन में सॉलिड है, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है इसके बेस्ड कई ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आ जाते हैं एग्जाम में। तो हम इसको पहले पढ़ेंगे डिफरेंस की फॉर्म में। मतलब एक साइड हम लोग लिखेंगे एमरफस सॉलिड एंड सेकेंड विल बी योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक क्या हो गया आपके पास एमरफस सॉलिड और दूसरा क्या हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसमें देखो पहला पॉइंट तो वही आ जाएगा कि दीज आर सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड। स्पेलिंग का ध्यान रखें, मुझे असली स्पेलिंग समझ नहीं आ रही, याद नहीं आ रही, तो यू कैन चेक इट आउट। दीज आर सूडो सॉलिड। और इसमें मैं पहला पॉइंट क्या कहूंगा, दीज आर ट्रू सॉलिड। ये क्या होते हैं? बिल्कुल ट्रू सॉलिड होते हैं। ट्रू सॉलिड है मतलब उस पर सॉलिड वाली सब बातें लगने वाली है, ठीक है। एक्चुअली इसमें हम कहेंगे दीज आर सूडो सॉलिड और दीज आर सुपर कोल्ड
मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। आप जब सॉलिड इमेजिन करते हैं ना, तो सॉलिड को कैसे इमेजिन करते हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। अभी पीछे हमने डायग्राम बनाया कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं एंड दे आर नॉट फ्री टू मूव, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं ट्रू सॉलिड्स में, सेकेंड पॉइंट इज कि पार्टिकल्स have definite arrangement of constituents, कि वहां जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो बिल्कुल क्या है, डेफिनेट है, फिक्स है। इसके अंदर हम क्या कहेंगे, नॉट एनी फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि यहां पर अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। देखो इसका एक बड़ा सिंपल सा डायग्राम मेरे पास है। हमने एक सॉलिड लिया जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं तो वो देखें, हर एक शेप आपको एक जैसी ही लगेगी, लाइक दिस। इसके अंदर आप शेप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आप कहीं भी कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ क्या शेप आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ अरेंजमेंट क्या है, फिक्स है, डेफिनेट अरेंजमेंट है कि हर एक ऐसे 6 मेंबर्ड रिंग में बनाते जाओ, जुड़ती रहेगी और कॉन्स्टिट्यूएंट का स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पर ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं है। अब कहोगे कि सर अरेंजमेंट का क्या हम देख के बाहर से पता लगा सकते हैं? आंसर इज नो। आप देख के बाहर से नहीं बता सकते कि किसकी अरेंजमेंट फिक्स है और किसकी अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। आपको उसके लिए आपको उसके अंदर एंटर करना पड़ेगा। अंदर एंटर करना पड़ेगा मींस बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, बाय द हेल्प ऑफ सम टेक्निक यू विल फाइंड इट आउट, ठीक है। नॉर्मली हम ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते। सेकंड कि भाई इस अरेंजमेंट से क्या फर्क पड़ने वाला है। देखो अरेंजमेंट से सबसे बड़ा जो फर्क पड़ता है, इसके लिए हम कहेंगे कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसके लिए हम कहेंगे दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। दे मेल्ट ओवर अ शार्प, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर भी एक बात मैं फिर से समझा देता हूँ कि ये अरेंजमेंट फिक्स होना और ये ना होना क्या मतलब होता है। देखो जैसे हम लोग जब अपने स्कूल की तरफ जाते हैं, डीएवी पुलिस लाइन, और यू फाइंड आउट के वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वालों के घर क्वार्टर बने हुए हैं, लेकिन आपने कभी नोटिस किया कि हर एक क्वार्टर जो है बाहर से सेम दिखाई देता है ना। एक बिल्डिंग में अगर मान लेते हैं कि 12 क्वार्टर्स हैं या 10 क्वार्टर है या 8 क्वार्टर हैं, वो सब एक जैसे दिखाई देते हैं, अलग नहीं होते। मतलब कि वहां पर पैटर्न फिक्स है कि भाई बाहर से सारे क्वार्टर ऐसे दिखेंगे। इवन आप अंदर भी जाके एंटर करोगे तो बात फिक्स है कि हर एक रूम इतनी लंबाई चौड़ाई का होगा, एक अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम दिया होगा, एक किचन दिया होगा, इतने रूम है वगैरह। वो वहां पर मेजरमेंट क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप कभी एल्डिगो जैसी अगर सिटी में गए हैं जो पानीपत से थोड़ा सा बाहर है, आपने देखा होगा जब आप जीटी रोड से ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे घर बने हुए दिखाई देते हैं और सब बाहर से एक जैसे दिखाई देते हैं। कौन से? जो एल्डिगो कंपनी ने बना के दिए, सबको बाहर से जो लुक है वो सेम रखी है। या आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलोनी के अंदर जाते हैं तो जितने भी क्वार्टर होंगे फिर से मैं कहूंगा कि सेम दिखाई देंगे। मतलब अरेंजमेंट क्या है, फिक्स है। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम आप अपनी गली में से जब निकले तो देखें आपके घर की बनावट पड़ोसी के घर के बनावट से अलग होगी, उनकी बनावट तीसरी घर से बिल्कुल अलग होगी। मतलब जब हम गली में निकलते हैं तो वहां पर कोई पैटर्न नहीं है कि बाहर से घर कैसा दिखता है।
पर कोई नई कॉलोनी बनती है या गली में कंस्ट्रक्शन होती है तो वहां पर घर बाहर से कैसा दिखेगा, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है। यानी कि अगर आप इंग्लैंड में हैं और इंग्लैंड के किसी भी गली में आप खड़े हैं और आप हाउस नंबर भूल गए हैं तो आप अपना घर नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि सब घर बाहर से एक जैसे दिखाई देते हैं। वहाँ गवर्नमेंट की जो है परमिशन सिर्फ एक ही टाइप के डिजाइन के घर बनाने की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एल्डिगो के बाहर है वो आपके पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्यों? क्योंकि डेफिनेट अरेंजमेंट है, बाहर से एक सॉलिड एक जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी गली में जो अरेंजमेंट है वो फिक्स नहीं है, वो क्या हो गई है आपके पास एमरफस सॉलिड, ठीक है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखें कि मैं मान लेता हूँ कि एक जो ये वाली रिंग है, एक जो ये वाली रिंग है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 60 डिग्री। मैंने लेट किया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस। तो आपने क्या किया, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में ये सॉलिड डाला और नीचे से क्या करना शुरू किया, हीट करना शुरू किया। जब इसको आप नीचे से हीट करना शुरू करेंगे तो होगा क्या, ये धीरे धीरे मेल्ट करेगा। टेम्परेचर पहले 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60। जैसे ही 60 पहुंचेगा ये वाली रिंग मेल्ट करेगी, बिल्कुल, क्योंकि 6 मेंबर रिंग का मेल्टिंग पॉइंट आपने 60 लेट किया। ये भी 6 मेंबर है, ये भी 60 पे, ये भी 60 पे, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। इसका मतलब है जैसे ही टेम्परेचर 60 पहुंचेगा सारा का सारा सॉलिड क्या करेगा, सारा का सारा सॉलिड मेल्ट कर जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 60 पहुंचेगा ये सब का सब क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। इसका मतलब है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फिक्स है कि इतना टेम्परेचर पहुंचते ही सारा सॉलिड मेल्ट। और ऐसे ही मैं कह सकता हूँ दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हो गया, फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वो हमेशा क्या फिक्स है और वो कितने टेम्परेचर पे मिलेगी उसको, 60 की। दैट्स व्हाई हीट ऑफ फ्यूजन इज डेफिनेट। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ मैंने 60 डिग्री सेल्सियस में माना कि ये मेल्ट करेगा, लेकिन देखो सारे रिंग एक जैसे नहीं है, ये कैसी है, 4 मेंबर्ड। अगर ये 4 मेंबर्ड है तो इसका मतलब है इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे अलग होगा, लेट में से ये क्या होगा, 40 होगा। ये रिंग देखो ये कितनी है, ये रिंग 3 मेंबर्ड है, लेट में से इसका मेल्टिंग पॉइंट 30 है। ऐसे ही ये कितने मेंबर्ड है, ये 50 डिग्री है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रिंग है, अलग अलग रिंग होने का मतलब है कि वो अलग अलग किसमें अलग अलग टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएंगी। अब आपने ऐसे सॉलिड को टेस्ट ट्यूब में डाला, टेस्ट ट्यूब में डाला और आपने उसको क्या किया, हीट किया, ठीक है। जब आप इसको हीट करोगे तो देखो जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा ये वाली रिंग मेल्ट कर जाएगी, जो 3 मेंबर रिंग है ना, 3 मेंबर रिंग, वो मेल्ट कर जाएगी। 30 से जैसे टेम्परेचर 35, 40 पहुंचेगा, 4 मेंबर की जितनी भी रिंग है, ये रिंग है 4 मेंबर, ये मेल्ट कर जाएगी, ये रिंग है 4 मेंबर, ये मेल्ट कर जाएगी, ये रिंग है 4 मेंबर, ये भी मेल्ट कर जाएगी। यानी कि जितनी भी सॉलिड के अंदर 4 मेंबर रिंग होगी वो सब मेल्ट कर जाएगी। 50 पे आते ही 5 मेंबर रिंग, यानी कि ये भी मेल्ट कर गई, ये भी मेल्ट कर गई, और 60 पे आते ही ये लास्ट वाली रिंग मेल्ट कर जाएगी। यानी कि यहाँ पर सॉलिड ने कितने पे मेल्ट करना शुरू किया, 30 पे। और जब 100% मेल्ट हुआ तो उस टाइम टेम्परेचर कितना था, 60। यानी कि दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ फिक्स नहीं है, जैसे यहाँ फिक्स था ना कि 60 पहुंचते सारा सॉलिड मेल्ट कर गया, यहाँ पर 30 पे मेल्ट करना उसने शुरू किया और कब तक मेल्ट करता रहा, जब तक टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच गया, ठीक है। मीन्स दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, और आई कैन से बिकॉज दे हैड डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, दे हैव indefinite heat of fusion. They have indefinite heat of fusion. आई बात समझ, ये डेफिनेट हो गई और ये कैसी हो गई, इनडेफिनेट। समझ आया ना कि लॉन्ग रेंज, यहाँ पर शार्प का मतलब क्या हुआ और यहाँ पर रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बात करते हैं, ठीक है। लेट मी से मैं फिर से इसका डिवीजन कर लेता हूँ, एमरफस और another I have crystalline, amorphous and crystalline। अब यहाँ देखें, amorphous solids को हम लोग कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड, लॉन्ग
ये कौन सा पॉइंट है? फिफ्थ पॉइंट है. फिफ्थ पॉइंट इज कि amorphous solids आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड. अब इसका क्या मतलब है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है? देखो यहां पर पैटर्न क्या था? फिक्स था कि पैटर्न वाज नॉट चेंजिंग फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस. कि अगर आप किसी सॉलिड में ट्रैवल करना शुरू करते हैं किसी एक डायरेक्शन में, तो वो जो पैटर्न है वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. जैसे यहाँ पैटर्न फिक्स था ना, बहुत लंबे टाइम तक ये पैटर्न चेंज नहीं करेगा. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर. लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब हो गया, इट मींस कि अरेंजमेंट of particles do not change over a large distance. ठीक है, do not change over a large distance. लेकिन ये शॉर्ट रेंज होने का मतलब है कि arrangement changes. Arrangement of particles changes over short distance. क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बार बार चेंज हो रही है, इसलिए तो हमने कहा था कि नॉट एनी फिक्स्ड अरेंजमेंट. कि अरेंजमेंट फिक्स थी इसलिए वो कैसा है? लॉन्ग रेंज. अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, फटाफट वो चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई हम उसको क्या कह रहे हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर. अब इससे आगे अगर मैं चलता हूं तो मेरे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? कि दीज आर एनआइसोट्रॉपिक. एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर. एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर. और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक इन नेचर. आइसोट्रॉपिक इन नेचर. अब इसका मतलब क्या होता है कि एनआइसोट्रॉपिक क्या है और आइसोट्रॉपिक क्या है, इसको हम डील करेंगे. तब तक आप इसको मैं स्क्रीन से फिर से जा रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर सकें. कर लीजिए. चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका. तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ये आइसोट्रॉपिक है और ये एनआइसोट्रॉपिक है. अब बोर्ड के क्वेश्चन में यहाँ से, बोर्ड के पेपर में यहाँ से 2 या 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि भाई आइसोट्रॉपिक क्या होता है, एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है, या लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड कोई सॉलिड है तो उससे आप क्या समझते हैं. ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे. देखिए हमने एक सॉलिड लिया. वी आर हैविंग एनी सॉलिड. सॉलिड हैज 2 constituents A and B. Solids have 2 constituents A and B. यहाँ पर सारे के सारे सॉलिड क्या है? A. ठीक है, यहाँ पर सारे सॉलिड्स क्या है? B. ऐसे ही ये फिर से क्या आ गया? A. फिर से B, A, अरेंजमेंट कैसी है? फिक्स है. मतलब कौन सा सॉलिड मेरे पास है? दिस इज एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड. अरेंजमेंट फिक्स है ना, कि पहले A, फिर उसके बाद B, फिर A, फिर B, फिर A, फिर B. इस हिसाब से पैटर्न चलता रहेगा. अब देखें इसमें मैं क्या मेजर करने गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या मेजर करने गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि हर एक सॉलिड की कैपेसिटी होती है कि आप उसको जब लाइट के ऊपर फॉल कराते हो तो वो लाइट को मोड़ देता है. क्लास 10th में हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ सॉलिड टू change the direction of light.
डायरेक्शन है, आपने उसके ऊपर लाइट को फॉल कराया तो वो कितना मोड़ सकती है, उस मेजरमेंट का नाम क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस property depends upon type of constituent। वो किस पे डिपेंड करती है कि किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूएंट आपके पास है। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे पास मान लेते हैं ये एक पीस ऑफ वुड है और मैं इसको क्या कह रहा हूँ, मैं इसको मोड़ना चाहता हूँ। जो मेरी एबिलिटी है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसको बहुत ज्यादा मोड़ सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर आखिर टूट जाएगा, ठीक है, इतना मोड़ सकते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो सिर्फ इतना सा मोड़ सकते हैं। देख रहे हो ना, पहले इतना मोड़ रहा था, मतलब ज्यादा मोड़ रहा था। किसी की पावर है कि कम मोड़ेगा, किसी की पावर है कि और कम मोड़ेगा, और किसी की पावर है कि बिल्कुल तोड़ देगा, जैसे मेरे केस में हो गया। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है लाइट को मोड़ना। अब हर एक एलिमेंट की कैपेसिटी उस लाइट को मोड़ने वाली वो अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं लाइट को इस एंगल पे फॉल कराऊं, ठीक है, इस एंगल पे अगर मैं फॉल कराता तो लाइट को क्या मिलेगा, सिर्फ सारे के सारे ए। अब ए की लाइट को मोड़ने की कैपेसिटी अलग है। इस एंगल पे अगर मैं लाइट को फॉल कराऊं तो उसको सारे के सारे रास्ते में क्या मिलेंगे, बी। यानी कि हल्का सा एंगल चेंज करते ही, डायरेक्शन चेंज करते ही एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी में मेजर कर रहा हूँ, और वो कौन सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि अगर इस एंगल पे लाइट को फॉल कराया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ और, इस एंगल पे लाइट को फॉल कराया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ और। लेकिन अगर आप डायगोनली उसको फॉल कराएं, देखें डायगोनली अगर फॉल कराएं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पहले दोनों के कंपैरिजन में अलग आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर पहले ए है, फिर बी, फिर ए, फिर बी। यानी कि यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टिट्यूएंट क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूएंट सेम था ना, तो हर एक की एबिलिटी सेम थी। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट सेम था, एबिलिटी सेम थी, लेकिन यहाँ पर एबिलिटी हर एक की क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एबिलिटी टू रोटेट द लाइट, मोड़ना है उसको, ठीक है, कि कितने के एंगल पे वो मुड़ गई। अब यहाँ पर वो किस पे डिपेंड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पर। कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज, एबिलिटी चेंज। एबिलिटी चेंज का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दिस केस, refractive index in this case, the value of physical property like refractive index is different in different direction, ठीक है। That's why this crystalline solid is called as anisotropic। in nature, इसलिए सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे, एनआइसोट्रॉपिक है भाई ये। तो एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ, एनआइसोट्रॉपिक का मतलब हुआ ऑल दोज सॉलिड्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनआइसोट्रॉपिक। और ऐसे ही एमरफस सॉलिड्स have same value of physical properties in different directions। That's why they are called as isotropic, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले कि एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है या आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, तो सीधा सीधा सा बात है कि भाई
अगर आप किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने गए और उस फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग डायरेक्शंस में क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक बोलेंगे। और अगर उसी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग आ रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रॉपिक बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए वी आर कमिंग टू द लास्ट पॉइंट। अब देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड के वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, या एमरफस सॉलिड का मैं एग्जांपल करूं तो एमरफस सॉलिड का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके पास क्या, ग्लास। ठीक है ना, जैसे ग्लास आपको बहुत सारे बच्चे स्पेक्स डालते हैं, जब हम स्पेक्स परचेज करते हैं इसका ये जो ग्लास होता है वो बड़ा क्लियर होता है ना, लेकिन आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ क्या होता है, वो होता ये है कि भाई वो धीरे धीरे वाइटनेस आनी शुरू हो जाती है। वाइटनेस क्यों आती है, देखिए वाइटनेस इसलिए आती है क्योंकि जब ये स्पेक्स धूप में गया तो धूप में जाने से क्या हुआ कि इसका ग्लास गर्म हुआ, ग्लास गर्म होने की वजह से वो जो ग्लास है वो बह के नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ग्लास क्या है, एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड का दूसरा नाम क्या है, एमरफस सॉलिड का दूसरा नाम है कि दीज आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स, कि ये है तो लिक्विड बट रूम टेम्परेचर पे इट इज बिहेविंग एन सॉलिड। थोड़ी सी गर्मी मिलते ही वो क्या करना शुरू कर देता है, फ्लो करना शुरू कर देता है। जब वो फ्लो करना शुरू करेगा, क्योंकि अब फ्लो की रेट बहुत कम है, बहुत स्लो स्पीड से वो फ्लो करता है, जब बहुत स्लो स्पीड से फ्लो करता है तो वो जब थोड़ा बहुत बीच में पहुंचेगा तो शाम हो जाएगी, टेम्परेचर कम, वो वहीं जम जाएगा। अगले दिन फिर से क्या होगा, फिर से होगा ये कि फिर से धूप गिरेगी, फिर से ग्लास जो है मेल्ट करना शुरू करेगा, यानी कि धीरे धीरे उसकी जो क्लियरिटी है वो खत्म होती जाएगी। क्यों खत्म होती जाएगी, क्योंकि ग्लास ऊपर से बह के वो बीच में आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा तो ट्रांसपेरेंसी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ग्लास मेरे पास एग्जांपल है किसका, एमरफस सॉलिड का। लेकिन आपने कभी देखा है कि आप एक ग्लास लो, उस ग्लास को नीचे फेंक दो, क्या होगा, टूट जाएगा। अगर वो टूट गया तो आप टूटे हुए ग्लास को उठाओ, क्या वो बिल्कुल सीधा लाइन में कटता है, मतलब मान लो अगर आपके पास ये एक गिलास है और आपने इसको फेंका, क्या ये बीच में से ऐसे दो हिस्सों में टूट जाएगा, नहीं, ये टेढ़ा मेढ़ा टूटता है, कभी भी शार्प नहीं टूटता। यू कैन इमेजिन कि कभी भी आप यू कैन ट्राई दिस एट होम कि कोई खराब अगर ऐसा पीस है, मैं नहीं कहूंगा कि सही आप जाए और शीशे को तोड़ दें, नहीं, ठीक है, तो वहां पर होता क्या है, जब आप उसको देखते हैं तो वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा टूटता है। जैसे मान लो ये एक रोड है ग्लास की, ठीक है, आपको याद है क्लास 11th में हमने एक एग्जांपल किया, एक एक्सपेरिमेंट किया था, कटिंग ऑफ द ट्यूब। कटिंग ऑफ ट्यूब में देखो जब हम तोड़ते थे उसको तो कहीं पर एज क्या होती थी, कहीं पर एज जो है ऐसे थोड़ी सी ज्यादा सी हो जाती है और कहीं से कम टूटती है। मतलब अगर मैं एमरफस सॉलिड को तोड़ने जाऊं, एमरफस सॉलिड का सबसे कॉमन लाइफ में एग्जांपल क्या है, ग्लास है। ग्लास को अगर आप तोड़ने जाओगे तो वो कभी भी शार्प एजेस से नहीं टूटेगा। जब शार्प एजेस से नहीं टूटेगा, जब वो शार्प एजेस से नहीं टूटेगा तो वो इर्रेगुलर कट होता है। अब इर्रेगुलरिटी आई क्यों, अगर मैं पूछूं अपने आप से कि भाई इर्रेगुलरिटी आई क्यों, एमरफस सॉलिड में ऐसा क्या है, अरे भाई सारा आंसर तो उसकी अरेंजमेंट में है, क्योंकि अरेंजमेंट फिक्स है ही नहीं, कहीं पे अरेंजमेंट, कहीं पर पार्टिकल ज्यादा है, कहीं पर पार्टिकल कम है, इसलिए जब आप तोड़ोगे तो कहीं से पार्टिकल ज्यादा टूटेंगे, कहीं से पार्टिकल कम टूटेंगे। इसलिए हम जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं वो क्या देखते हैं कि एमरफस सॉलिड जो होगा, जो एमरफस सॉलिड होगा, दे ब्रेक, I can write here, amorphous solid do not have sharp edges. शार्प एजेस नहीं मिलेंगे आपको उसको, मैं बात करूं जब हम कट करते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑलवेज हैव शार्प एजेस। ठीक है, उसके एजेस कैसे होंगे, शार्प होंगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन। किसकी क्लासिफिकेशन है इसमें, एग्जांपल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक है क्वार्ट्ज, एक है क्वार्ट्ज ग्लास। बोर्ड का पूछे जाने वाला क्वेश्चन बता रहा हूं, एक है क्वार्ट्ज, दूसरा है क्वार्ट्ज ग्लास। जो क्वार्ट्ज है दैट इज योर क्रिस्टलाइन सॉलिड।
मैं फिर से कह रहा हूँ कि बाहर से देख के आप किसी सॉलिड को नहीं बता सकते वो क्रिस्टलाइन होगा या अमरफस होगा, उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि उसकी अरेंजमेंट कैसी है। ठीक है, क्वार्ट्ज क्लास कैसा है? दिस इज योर एमरफस इन नेचर। ठीक है, एमरफस इन नेचर याद रखने का सबसे आसान तरीका है, नाम के पीछे लिखा हुआ है ग्लास, ग्लास तो एमरफस ही होगा चाहे जोन सा मर्जी। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। नाउ मूविंग ऑन, ये हमने जो अरेंजमेंट की ये किसके बेसिस पे की? ये हमने की ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। अब हमारे पास वी आर कमिंग टू द लास्ट अरेंजमेंट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी कि